नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल, सेक्टर 9 में वाल्मीकि भवन का किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद कर किया नमन। किसान दिवस की समस्त किसान भाई बहनों को सीएम ने दी शुभकामनाएं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से विभाग हुआ अलर्ट, गृह मंत्री अनिल विज ने नए आदेश किए जारी। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर हैं। वे यहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। उनके दौरे की शुरुआत नीलोखेड़ी क्षेत्र में अंजनी थली स्थित गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय में हुई, जहां पर वह गुरु ब्रह्मानंद के 114वें जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने नाच मंडी परिसर में नशा मुक्त समाज अभियान कौशल ट्रस्ट की ओर से आयोजित संकल्प समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने समारोह में 20,000 युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई। इसी क्रम में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 9 में वाल्मीकि भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी आयोजन स्थलों पर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया था। पूरे देश में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह जी को याद कर नमन किया है। इस मौके पर सीएम ने किसान दिवस की समस्त किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में अन्नदाता अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के उत्थान व कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज उनकी जयंती पर उन्हें कोटि नमन। जिन लोगों ने भी कोरोना की दूसरी डोज नहीं ली है, अब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं कि जिस भी व्यक्ति ने कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई तो उन्हें 1 जनवरी 2022 से बस, ट्रेन, कॉलेज, रेस्टोरेंट व भीड़ भाड़ आदि जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने कड़ाई के आदेश दे दिए हैं। दिन दिहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 का है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने केनरा बैंक में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक 3 युवक नकाब लगाकर बैंक के अंदर घुसे और फिर बंदूक के दम पर 1,84,000 लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जिस समय यह वारदात हुई उस समय बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, जो कि बैंक की लापरवाही है। फिलहाल पुलिस बैंक और सीसीटीवी और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग भी वहां पर सन्न हैं। ये अपना केनरा बैंक सेक्टर 15 में जो है उसमें 3 लड़के नकाबपोश आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे कैश की लूटपाट की है। तो कहाँ से आए, कैसे, उन्होंने कोई पुरानी यहाँ पर तैयारी की हुई थी, क्या कुछ अभी हासिल हो पा रहा है? देखिए, अभी हमें आसपास के कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं और उसके अनुसार हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। सर, किस वक्त की घटना है? ये करीब 12:30 बजे दिन की। कितने की लूट हुई है और कैसे कैशियर के पास आए, क्या? 1,84,000। सर, ये गन पॉइंट पे कहा जा रहा है ये लूट हुई है? हाँ, एक कुछ अंदर हाथापाई हुई थी या नॉर्मल सब? नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई है, नॉर्मल। अब सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले हैं, क्या कुछ अपराधी हैं, कैसे आगे की जाँच होगी? देखिए, अभी जो कैमरे हम देखें, 3 लड़के हैं जो नकाबपोश आए हैं, उसी के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और सर, किस एज ग्रुप के लग रहे हैं जो लड़के हैं वो, अगर आप अंबाला छावनी में पिछले 3 महीनों से बंद एक मकान में सड़ा हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन ने जब घर का दरवाजा खोला तब यह बात सामने आई। बता दें कि क्रिसमस की तैयारियों के चलते चर्च के कुछ लोग सजावट कर रहे थे और वह लड़ियां लगाने एक घर में गए, जिसके बाद उसके साथ वाले घर से उन्हें अजीब सी गंध आई और जिसके बाद इलाका वासियों ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब उस घर का दरवाजा खोला तो उन्हें पता चला कि उस घर में एक सड़ा हुआ शव पड़ा है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है, पर बताया जा रहा है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था और पुलिस ने छत से जाकर घर का दरवाजा खोला था। हमारे पास सूचना आई थी, हमारा सब इंस्पेक्टर है चंद्र जी,
वो बतौर HO काम कर रहे हैं। HO साहब एक दिन की छुट्टी पे हैं। तो सूचना मिली थी भी सुंदरनगर में एक मकान में अंदर से स्मेल आ रही है, कुछ देखा किसी ने भी बॉडी पड़ी है और ये पता लगा कोई डॉक्टर था, कोई तुषार क्लिनिक कोई स्पेशलिटी उसका मकान है। अब किसी ने नहीं देखा है, मकान काफ़ी समय से बंद ही पड़ा है दिवाली के टाइम का, और अब जो बॉडी पड़ी है वो पहचान में नहीं आ रही है किसकी है, बिल्कुल गली सड़ी बॉडी है। तो कार्रवाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कल डॉक्टर से पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा किसकी डेड बॉडी है। कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तो इसका कोई जानकार कोई पहचान वाला कोई कुछ नहीं है अभी फिलहाल। सर ये अकेले ही रहते थे यहाँ पर? अकेला ही बताया अभी, अकेला रहता था। पहले 5-6 महीने पहले कोई कहा शादी करी, उसके बाद पता नहीं इसकी औरत यहाँ थी या आदमी था। किसी ने अंदर से बंद था मकान, ये अंदर से 2 लोग थे, छत से चढ़ कर हमने लोग तोड़ा शटर का, तो फिर अंदर गए हैं। अंदर पीछे कमरा तख्त के ऊपर पड़ी थी। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते, बहुत बुरी तरह गली सड़ी है लाश में। 13 दिसंबर को NIT एरिया से गुमशुदा 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच TLF ने इस वारदात के मुख्य आरोपी दशरथ को बिहार के बेगूसराय से गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले थाना डबुआ प्रभारी महेंद्र पाठक और उनकी टीम ने इस वारदात में CCTV फुटेज की सहायता से ऑटो को चिन्हित किया। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के माध्यम से पुलिस टीम आरोपी ऑटो ड्राइवर उपेंद्र तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर उपेंद्र को काबू करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पुलिस उपायुक्त नीतीश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी उपेंद्र ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी दशरथ है, जो मृतक बच्चे के दोस्त गौरव का पिता है। 13 दिसंबर को हमारे डबुआ थाने में एक दरखास्त आई थी, जिसमें एक बच्चे की गुमशुदगी के बारे में हमें रिपोर्ट हुई थी, जो शाम नाम का लड़का था। और फिर पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए इसमें जो वीडियो फुटेज के माध्यम से इस बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश करी। तो इसमें ये पता चला कि एक व्यक्ति ने जो ऑटो चलाता था उपेंद्र नाम का, उसने इसकी दशरथ के साथ मिलकर हत्या कर दी थी इस बच्चे की। और पुलिस को बॉडी अगले दिन रिकवर भी हुई थी। और इसमें एक जो मुलजिम था दशरथ, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, जिसको पुलिस ने 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया है बिहार से, बेगूसराय से। और इसने ये कारण बता, और इसको हमने 20 तारीख को गिरफ्तार करके 2 दिन का इसका रिमांड लिया है। सर क्या बताया इसने, हत्या कारण क्या था? तो इसमें हत्या कारण जो इसने बताया वो हमें ये पता चला है कि दशरथ की जो लड़की थी उसके साथ जो जिसकी मृत्यु हुई है उसमें कुछ छेड़छाड़ के आरोप उसके द्वारा लगाए गए थे, जिस चीज की पुष्टि हुई है। तो इसी चक्कर में इसी चीज का बदला लेने के लिए दशरथ और उपेंद्र ने मिलकर इसको मारा था। सर इससे पहले भी कोई वारदात की है क्या? नहीं, इससे पहले कोई ऐसी वारदात हमारे सामने जी आरोपियों नहीं। रतिया के बुढलाडा रोड पर नगरपालिका क्षेत्र से बाहर सड़क के दोनों ओर 100 फुट के दायरे में जिला नगर योजनाकार विभाग के अधीन आने वाली जमीन पर बगैर परमिशन के कब्जा करने वाले करीब आधा दर्जन अवैध निर्माणों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में JCB की सहायता से हटाया गया। शहर के बुढलाडा रोड पर नगरपालिका क्षेत्र से बाहर का काफी एरिया मेन स्टेट हाईवे पर है। दोनों ओर से 100 फुट तक जिला नगर योजनाकार के अधीन आता है। ये रतिया कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है सरकार ने ना, और ये शेड्यूल रोड भी है। इसके साथ 100 फुट तक कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, उसकी मंजूरी भी नहीं मिल सकती। CLU भी मिलेगा तो 100 फुट के बाहर मिलेगा। तो ये कंट्रोल एरिया में बगैर परमिशन के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसकी वायलेशन वाजिब कार्रवाई की जा रही है। कितने हैं सर ये, ऐसे कितने हैं? लगातार चेक करेंगे, जितने नए बने हैं सबको करवाए। कुछ लोगों ने तो अप्रूव करा लिए थे 2009 की पॉलिसी में, जो बचे हुए नए उनको आज गिराने की कार्रवाई की जाएगी। ये गग्गर से इधर ही है जी सर? हाँ, गग्गर से उधर कमेटी का काम है, वो कमेटी देखती है, कमेटी से बाहर हमारा रोल है। करनाल कैथल रोड स्थित गीता निकेतन विद्यापीठ व दयानंद गुरुकुल में गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन मनाया गया और एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने मुख्य अतिथि व बच्चों का मन मोह लिया। स्कूल संचालक प्रेमपाल सिंह चौहान ने वहां की गुरु एक जाति विशेष के नहीं होते हैं, गुरु तो सभी के पूजनीय होते हैं, यह कहा। और जिसके तहत आज गुरु जी का जन्मदिन गीता निकेतन विद्यापीठ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। के चैनल के माध्यम से मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को गुरु ब्रह्मानंद जी के कल जो जन्म दिवस है 113, उसकी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि कोई संत जो हैं, संत पुरुष जो हुए हैं, कोई महापुरुष हुए हैं, वो किसी समाज विशेष के नहीं हैं। उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है हमारे समाज के उत्थान के लिए, हम सभी को उनकी पालना करनी चाहिए।
गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद तक का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। जल्दी उनका घंटों का सफर मिनटों में बदल जाएगा। बल्लभगढ़ के पास कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन करने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। टेंडर भी जारी हो चुका है। करीब 8 महीने में यह सड़क 2 लेन से 4 लेन में बदल दी जाएगी और इसके बाद फरीदाबाद से दिल्ली होकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आने वालों को राहत मिल जाएगी। वहीं बल्लभगढ़ मोहनाकट से केजेपी आने तक का रास्ता भी आसान हो जाएगा। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार एक रोड बाईपास रोड को केजीपी से जोड़ने का काम करेगी और यह रोड बाईपास रोड पर सेक्टर 65 के पास से बनाई जाएगी। यह रोड साहूपुरा गांव के पास आगरा नहर पर बने पुल से होते हुए सोताई, दयालपुर व अटाली गांव के पहाड़ से सीधा केजीपी तक जाएगी और यह लेन सड़क होगी और इसके लिए सरकार ने 57 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।